लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई पहल की जा रही है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और लॉ के फील्ड में जिन भी हमारे ऐसे साथियों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो किसी लॉ संबंधी विषय पर बोलना चाहते हैं, वो कृपया अपना एक वीडियो लैंडस्केप में बनाकर भेज सकते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके द्वारा एक आज वीडियो बनाया गया है मणिपुर इंसिडेंट के ऊपर, और इससे रिलेटेड जो लॉ के मुद्दे हैं वे उन्होंने उठाए हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा के विषय पर। तो आज मणिपुर में हो रही हिंसा के विषय पर मैं आप सभी के समक्ष किस तरीके से पुलिस प्रशासन, कानूनी व्यवस्था किस तरीके से अपना प्रसंज्ञान ले रही है, उससे संबंधी कुछ जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं लिखने का शौक रखती हूँ, तो मैं शुरुआत अपनी कुछ हस्तलिखित पंक्तियों से ही शुरू करना चाहूँगी। मणिपुर 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 बना अपराध की पराकाष्ठा का एक अहम स्थान है। एक छोड़ दूसरे व्यक्ति की जुबां पर इसी का नाम है। लगाकर आग किया पूरे प्रदेश के कई संस्थानों का नुकसान है। निर्वस्त्र कर महिलाओं का गिराया स्वाभिमान है। दर्दनाक और शर्मनाक कर देने वाली घटना ने पूरे देश को महसूस कराया अपमान है। उन पीड़िताओं को मिलना चाहिए न्याय जिनकी इज्जत पर लगा जिंदगी भर का गंदा निशान है। हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका, आई एम लॉ स्टूडेंट। सो टुडे आई वांट टू रिप्रेजेंट माय थॉट्स, माय व्यूज अपॉन the Manipur violence. So as far as I know, you people are very well aware regarding the Manipur violence. तो देखिए, किसी भी हिंसा के होने का कारण जो उसकी मेन रूट कॉज है, कोई भी हिंसा एक या दो दिन में नहीं होती। तो आज सबसे पहले हिंसा पर बात करने से पहले मैं मणिपुर के हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको पहले कुछ बताना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मणिपुर इज़ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जिसकी राजधानी इम्फॉल है, जिसकी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई हैं, जिसमें कुल आबादी लगभग 30 से 35 लाख है, जिसमें रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो मणिपुर में 3 समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नागा। तो जो मैतई समुदाय है वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, वेरेज जो नागा और कुकी है वो ट्राइबल कम्युनिटी है। मणिपुर में जो मैतई कम्युनिटी है उसकी कुल आबादी 53% है। दूसरी ओर नागा और कुकी कम्युनिटी की आबादी 40% है। अगर हम बात करें मणिपुर में, तो जो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, वो लाई करती है सेंटर में, और जो आसपास का एरिया है वो घिरा हुआ है हिल स्टेशन से। तो जो मैतई कम्युनिटी है वो एससी और ओबीसी के टाइटल से रिजर्व्ड है, वेरेज जो नागा और कुकी कम्युनिटी है वो एसटी के टाइटल से रिजर्व्ड है। तो मैतई कम्युनिटी का जो इम्फाल वैली सेंटर में 10% दबदबा मैतई कम्युनिटी का है, 90% अन्य अनुसूचित जनजातियों का निवास वहाँ है। तो बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, विवाद किस चीज़ पर है। तो कन्फ्लिक्ट बेसिकली बेस्ड अपॉन लैंड एंड द रिजर्वेशन। ये मसला ही पूरा ज़मीन और आरक्षण पर है। मैतई कम्युनिटी का कहना है, ऑल्दो दे ऑलरेडी रिजर्व्ड दे ऑलरेडी गेट टाइटल एज अ एससी एंड ओबीसी, बट स्टिल वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो टाइटल है वो दिया जाए। मैतई कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ तो उनके पास एसटी यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब का टाइटल उनके पास था, जो कि हालांकि अभी उनके पास नहीं है। तो उनकी डिमांड है कि उनको सरकार वह टाइटल दे, जिससे कि वो अपने फोर फादर्स यानी कि अपने पूर्वजों का कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन को प्रमोट कर सके, एनकरेज कर सके। इसके दौरान इसके चलते हुए 2012 में जो मैतई समुदाय है उसने एक अपनी कमिटी बनाई, स्केड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर।
इस कमेटी का कहना है कि ये मैतेई समुदाय को बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके अटैक से बचाती है और अन्य जनजातियों का प्रवेश मणिपुर में रोकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कुकी और नागा कम्युनिटी की, तो ये एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के टाइटल से रिजर्व्ड है। ये ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इनका कहना है कि जो मैतेई कम्युनिटी है उसको पहले से ही एससी और ओबीसी का टाइटल मिला हुआ है, वो उसके सारे लाभ ले रही है। अगर इस दौरान उनको एसटी का टाइटल भी दे दिया जाए तो उनको ईजिली जॉब्स मिल जाएंगी, ईजिली कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनको जो हिल स्टेशन है वहाँ वो लैंड परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा स्पेशल एक्ट है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसके दौरान कोई भी नॉन एससी या एसटी कम्युनिटी का मेंबर किसी भी एससी या एसटी कम्युनिटी के मेंबर से कोई भी लैंड या किसी भी प्रॉपर्टी का खरीदारी करता है या उसको परचेज करता है तो कुछ कानूनी नियम का उसको अनुपालन करना होता है। यदि वे उन कानूनी नियम का अनुपालन नहीं करते तो उनको 5 साल की सजा है। तो यदि अगर एसटी का टाइटल मैतेई कम्युनिटी के लोगों को मिल जाता है तो वो ईजिली जो नागा कम्युनिटी और जो हिल स्टेशंस पे जो एरिया है, जो लैंड है, उसको वो ले सकते हैं, उसको वो परचेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंसी इससे बढ़ जाएगी। और नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि पहले से ही इसका दबदबा इतना है और इन हालातों में इसकी डोमिनेंसी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी के चलते हुए आज से लगभग 10 साल पहले मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, एक याचिका फाइल करी। तो हाल ही कोर्ट क्या बोलता है, मणिपुर हाई कोर्ट का कहना है, जब उन्होंने देखा जो याचिका है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, तो कोर्ट राज्यसभा से बोलता है कि जो मैतेई कम्युनिटी है इसको एससी टाइटल प्रदान करने पर विचार किया जाए। तो दिस वॉज ओनली द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, नॉट द डिसीजन, बट पीपल मिस इंटरप्रेटेड दिस। अब जो नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं वे समझ लेते हैं कि ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट ने एसटी का जो टाइटल है वो मैतेई कम्युनिटी के लोगों को प्रदान कर दिया। दूसरे ही दिन क्या होता है कि जो मणिपुर विधानसभा है उसमें जो हिल स्टेशंस एरिया की जो कमिटी है उसके लोग सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसके अंतर्गत वे सरकार से वे कोर्ट के डिसीजन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कोर्ट इस मामले में अकेले इस तरीके से निर्णय नहीं ले सकता, वे भी एक संवैधानिक संस्था है और कोर्ट का उनसे सलाह मशवरा करना जरूरी था। तो यही हम बात करेंगे कि कन्फ्लिक्ट इसी तरीके से अराइज होता है। तो इस तरीके से जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है लोगों में एकदम हिंसा का माहौल फैल जाता है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि ये जो आग है मणिपुर में फैलती ही चली गई, जो वायलेंस है पूरे स्टेट में फैलता चला गया। तो 3 मई को होता क्या है कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर वे लोग एक रैली निकालते हैं। मणिपुर का एक जिला है, जिला चूराचांदपुर, जो कि राजधानी इंफॉल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला चूराचांदपुर से जब रैली निकलती है तो जो 800 से 900 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, जो कि AK-47 राइफल और अदर हार्मफुल वेपन्स को लेकर पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में हिंसा को फैलाना शुरू कर देते हैं। अब जो मुख्य घटना है, जो हमारी मुख्य घटना जब लोगों के सामने आई, जो दिल दहला देने वाली घटना है, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, वो घटित होती है 4 मई को। और जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ वो सारी जानकारी तथ्य पर बेस्ड है। तो होता क्या है कि जब 800 से 900 लोगों की भीड़ जो जिला नोंगपोक सेकमई है वहाँ पहुँचती है, जहाँ नागा और कुकी कम्युनिटी रहती है, वहाँ आक्रमण बोल देती है, जिसके चलते हुए 4,500 घरों में आग लगा दी जाती है। पुलिस स्टेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चर्चेज सबको जलाकर खाक कर दिया जाता है। लगभग 160 लोगों की जान चली जाती है। दंगे होते हैं लगातार।
गोलाबारी होती है। और होता क्या है 4 मई को कि जब जो भीड़ है आक्रमण बोलती है तो 5 सदस्य एक परिवार के खुद को बचाकर जंगल के रास्ते से भाग रहे होते हैं। रास्ते में उनको पुलिस की जीप मिलती है। वे जो पुलिस है वो उनको जीप में बिठा देती है। बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर पुलिस स्टेशन रह गया था, लेकिन जब तक जो भीड़ है वो इतनी आक्रोश में होती है कि वो आकर हमला बोल देती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उन 5 लोगों की जान बचाने की जगह उनको उस भीड़ के हाथों सौंप देता है। उस भीड़ में 3 युवतियां शामिल हैं, एक उनका भाई है और एक उनके पिता हैं। तो भीड़ सबसे पहले उनके पिता को मार देती है, फिर उन युवतियों को धमकाया जाता है कि वे निर्वस्त्र हो, अन्यथा उनको मार दिया जाएगा। इसके चलते ही उन युवतियों का जो भाई है वो निकल कर आता है। भीड़ बहुत ही बेरहम तरीके से उनके भाई को पीटती है, जिससे कि उसकी हत्या हो जाती है। जो युवती है वो एक 21 साल की एक युवती है, एक 42 साल की महिला है, एक 53 साल की महिला है। तो जो वीडियो है उसमें हमें एक 21 साल और एक 42 साल की महिलाएं नजर आ रही हैं। जो 53 साल की महिला है वो उसके अंदर नहीं है। जो वीडियो है जो YouTube पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो if you people are interested to see the video, you can go through on Instagram and Facebook where the video is available, because I feel ashamed to play the video over here, so I can't play this video. तो होता क्या है कि जो 21 साल की युवती ने जब थाना SHO को अपना बयान दिया, तो वो कहती है कि जो भीड़ है उन्होंने उनको धमकाया, उनको निर्वस्त्र होने के लिए बोला, उसके बाद उनको पब्लिकली मोलेस्ट किया, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। जो 21 साल की युवती है उसके साथ गैंग रेप हुआ। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से जब महिला को निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया और एक महिला को फील्ड में ले जाकर उन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई। एक के बाद एक उस भीड़ में से आते गए और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना घटित हुई। ये मामला 4 मई का है। अब मैं बात करना चाहूंगी अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के 4 पोल्स की, 4 स्तंभ की, जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। तो मीडिया का सबसे बड़ा कि बहुत दुखद बात है कि हमें ये जो जानकारी है वो न्यूज़ चैनल की जगह सोशल मीडिया पर पता चली। दूसरी चीज एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात आती है। देखिए 4 मई की जो घटित घटना है, जब 18 मई को उन युवतियों में से उन पीड़िताओं में से किसी एक का जो पति है, जब 18 मई को वो पुलिस स्टेशन में 0 FIR के फॉर्म में फर्स्ट कंप्लेंट जब दर्ज करवाने गया, तो पुलिस वहां कंप्लेंट शिकायत ही दर्ज नहीं करती। 20 जून को पुलिस शिकायत दर्ज करती है और 21 जुलाई को पुलिस प्रसंज्ञान में यानी कि एक्शन लेती है जब वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप किस तरीके से पुलिस ने पूरे 2 महीने की देरी यहाँ पर दिखाई है। जब पुलिस से पूछा जाता है इस देरी का रीजन, तो थौबल डिस्ट्रिक्ट के जो SP हैं सच्चिदानंद जी, वे कहते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस पुलिस कुडंट टेक एनी एक्शन। बिना किसी एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पाई। दूसरी बात वो बताते हैं कि पहले जो FIR थी वो सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, उसके बाद वो नोंगपोक डिस्ट्रिक्ट में, जो नोंगपोक सैकमई डिस्ट्रिक्ट है, वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसकी वजह से देरी हो गई। इस पर हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंडेम्स द इनएक्शन ऑफ पुलिस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की 2 महीने की जो देरी है उस पर बहुत निंदा की। वहां की माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके, उन्होंने बोला कि हमारी स्टेट की पुलिस ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, 2 महीने की देरी ऐसे कैसे कर सकती है हमारा पुलिस प्रशासन। जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र सिंह, वे बोलते हैं कि उन्हें बहुत खेद है पुलिस की इस देरी का, और वे कहते हैं कि पुलिस की देरी का जो रीज़न है वो उनके पास पहले से ही 6000 FIR दर्ज थी। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी।
तो लॉ मेकिंग बॉडी की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार का इसमें क्या भूमिका रही, क्या बयान आए, क्या मुख्यमंत्रियों ने बोला, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया, या उन्होंने पब्लिक के सामने किस तरीके से लोगों को सहानुभूति देते हुए अपने बयान दिए। तो सबसे पहले सरकार के समर्थकों का कहना है कि जो अनुसूचित जनजाति है, जो नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, वे सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके की जो हिंसा है उसको फैला रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या है? उनका कहना है कि जो मणिपुर की सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अफीम के उत्पादन पर प्रतिरोध लगा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अफीम का उत्पादन है वहाँ के हिल स्टेशंस में होता है पॉपी। पॉपी इज अ ड्रग जिसका उत्पादन नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग हिल स्टेशंस पर करते हैं। तो उनका कहना है कि सरकार को सत्ता से उठाने के लिए इस तरीके की हिंसात्मक जो क्रिया है वो की जा रही है। 2 मई को इसी के विषय पर माननीय मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी ट्वीट भी करते हैं और वो कहते हैं कि चूरा चांदपुर जिले में से 2 लोगों के पास 16 किलो अफीम भी बरामद हुई। जब इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना लोगों के सामने आती है तो माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से बाहर निकल आया है। वो लोगों को आश्वासन देते हैं कि इस तरीके का जो दुष्कर्म हुआ है वो समाज में बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा और जो मुजरिम हैं उनके लिए इस सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है और उनको इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट भी दी जाएगी। जो माननीय राज्यपाल हैं वे कहती हैं कि इतना कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़े से कड़ा प्रसंज्ञान लिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसे करने का साहस भी ना कर सके। बात करें तो हमारे इस पर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका भी कहना है और वह माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को एक खत लिखते हैं जिसमें वे अब बहुत खेद के साथ कहते हैं कि हमारे जो जनजाति मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी के भाई बंधु हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। जब पीएम ऑल्सो ब्रेक हिज साइलेंस, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वे अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहते हैं कि इस सभ्य समाज में इस तरीके का हिंसात्मक कार्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो मुजरिम हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के दौरान वे सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि जितनी भी माताएं और बहनें हैं उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक स्टेट की होनी चाहिए और स्टेट के रहते हुए उनके साथ ये सब नहीं किया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जुडिशरी, यानी कि जो कि हमारी इंडिया में इंडिपेंडेंट है। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है, जिसमें कि हमारे माननीय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वे कहते हैं, पहले वे पुलिस प्रशासन की निंदा करते हैं जो 2 महीने की डिले उन्होंने दिखाई उस चीज़ पर। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि इस तरीके का जो घटना घटित हुई है वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, इट इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। एंड उन्होंने वार्न किया है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इमीडिएटली इस पर एक्शन ले। अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती देन सीओ मोटो कॉग्निजेंस के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट है, सीओ मोटो कॉग्निजेंस होता है कि जितनी भी जानकारी कोर्ट्स के पास उपलब्ध है बिना किसी और जानकारी का वेट किए वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वह उस जो जानकारी उनके पास है सीओ मोटो कॉग्निजेंस के थ्रू उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, उस पर एक्शन शुरू कर देगा। इस पर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के वे कहते हैं कि सीओ मोटो कॉग्निजेंस स्टेट ने ले लिया है और पुलिस ने 2 कल्प्रिट्स को भी पकड़ा है, जिसमें कि जो एक है वो मेन कल्प्रिट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरीके का जो
वो हिंसा, देखिए कभी भी कोई भी हिंसा होती है तो वो एक प्रदेश को नहीं, पूरे दुनिया भर, पूरे देश भर को बैडली इम्पैक्ट करती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो और भी अदर फैक्टर्स हैं जिसको इम्पैक्ट किया है, जैसे कि इंटरनेट का बैन हो जाना। तो मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया गया था, तो लोगों ने इस पर भी आवाज उठाई। बोलते हैं कि जो इंटरनेट है वो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंतर्गत उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंटरनेट, तो उनको प्रदान किया जाए। तो इस पर सरकार उन्हें ब्रॉडबैंड पर जो इंटरनेट पर जो निलंबित किया गया था वो अभी अलाउ कर दिया है, लेकिन मोबाइल फोन पर अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जब तक मामला शांति नहीं आ जाती, जब तक प्रदेश में शांति जैसा माहौल नहीं बन जाता, जब तक इंटरनेट की सुविधा फोनों पर उपलब्ध नहीं रहेगी। दूसरा, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी वायलेंस होता है तो उसका सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल सारा का सारा माहौल खराब हो जाता है। तो इस प्रदेश का जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उनको बैडली तरीके से इम्पैक्ट्स हुआ है और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है पूरे प्रदेश की इकोनॉमी पर।